नेक्स्ट सेट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के अंदर 3 पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट को येलो मार्क किया है, एक छोटा सर्कुलर आया, कोई प्रोविजन में अमेंडमेंट नहीं है। हाँ जी, अब आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन वाले प्रोविजंस। स्टार्ट करने के पहले आपको इस बात की मुझे क्लैरिटी देनी थी कि ट्रांसपोर्टेशन प्रोविजंस के रिस्पेक्ट में आपको नीचे जो आपको चार आपको एरो दिख रहे हैं उसमें आप ग्रीन कलर के एरो पे फोकस कीजिए। दैट इज टीओपी एंड दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। उसमें से जो दो हैं, दैट इज पहले वाले येलो वाले टीओडी एंड टीओपी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट, ये ऑलरेडी मैं आपको हेल्थ सेक्टर के अंदर समझा चुका हूं। अब मैं आपको टीओपी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के बारे में बता देता हूं, और जो टीओजी है वो आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में समझा दूंगा। इसको अब थोड़ी क्लैरिटी से समझते हैं। यहां पे मैंने प्रॉपर डिमार्केशन करके ट्रांसपोर्टेशन के प्रोविजंस में पैसेंजर को कैसे समझना है उस पर बात करिए। स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर के हाइलाइटर के बॉक्स पे फोकस कीजिएगा। आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के अंदर पहली बात ये समझनी होगी कि जैसे भी आपके सामने क्वेश्चन आता है, आप क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो ये एग्जामिन कीजिए कि क्या वो ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट है या नहीं है। क्योंकि जैसे ही मैंने नीचे एरो मारा, मैंने एग्जेम्पशन के ऊपर एक गोला मार के आपको ये समझा दिया कि पहले तो फोकस करके देखना कि ट्रांजैक्शन में एग्जेम्पशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब जितनी भी आपको एग्जेम्पशन की जानकारी देने वाला हूँ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाली, उसके अंदर चेक कर लीजिए। अगर एग्जेम्प्ट है तो फिर तो भाई कहानी खत्म हो जाती है, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। बट अगर आपको पूरी एग्जेम्पशन लिस्ट देखने के बाद पता चला कि इट इज नॉट एट ऑल एग्जेम्प्ट, इसके अंदर टैक्स तो लगेगा। अब टैक्स लगेगा तो रुक जाना, क्योंकि टैक्स लगेगा तो उसके तीन एस्पेक्ट हो सकते हैं। इस बात को आप यहां से देख रहे हो, इसमें तीन आपको एस्पेक्ट दिखा रहा हूं मैं। एक है 95 जो कि ईसीओ है, दूसरा 93 उसके दैट इज आरसीएम, और लास्ट में आपको दिखेगा 91 विच इज एफसीए। 95 के प्रोविजंस लग सकते हैं, क्योंकि ध्यान देना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए 95 के अंदर ईसीओ के थ्रू अगर आपने ये सर्विस दी है तो ऐसे केस में ईसीओ को ही टैक्स पे करना पड़ता है। सिर्फ एक केस में, अगर आपने ओमनी बस के थ्रू जो आपने ट्रांसपोर्टेशन करवाई थी, ओमनी बस के थ्रू करवाई थी, तो ऐसे केस में अगर जो सप्लायर है जो ओमनी बस के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है वो अगर एक कंपनी है, कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट, तो फिर उस केस में ईसीओ को टैक्स पे नहीं करना है। एकमात्र एक्सेप्शन है। उसके अलावा तो हर केस में जो ईसीओ वाला है वही टैक्स पे करेगा, ना सप्लायर को पे करना है ना रेसिपेंट को पे करना है। तो भाई साहब अगर वो ईसीओ में फंस जाएगा तो फिर 95 के हिसाब से ईसीओ को टैक्स पे करना है। रही बात 93 आरसीएम की, तो भाई साहब पूरी आप प्रोविजन को चेक कर लीजिए, कहीं पे भी ट्रांसपोर्टेशन 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 ऑफ पैसेंजर के अंदर कहीं पे भी 93 नहीं लगता है, मतलब आरसीएम नहीं लगता है, कभी भी रेसिपेंट को टैक्स पे करने के लिए नहीं कहा जाता है। तो इसके अलावा अगर ट्रांजैक्शन 95 में नहीं हिट हो रहा है तो सीधा सीधा 91 के अंदर जाएगा। 91 इज द बेसिक टैक्सेबिलिटी। एफसीएम, ऐसे केस में सप्लायर को ही फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना होता है। इस पूरे ग्रीन काम को मैंने यहाँ पे और भी डिटेल वर्जन में बताया हुआ है। अब आपको स्क्रीन पे एक चार्ट दिखेगा, क्योंकि वो फिट नहीं हो रहा था, अब आप चार्ट के थ्रू समझ लीजिए। इस चार्ट के अंदर मैंने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर को एक बड़ी क्लैरिटी में आपको समझा दिया, आप स्क्रीन पे देख लो। एग्जेम्पशन का एक अलग साइड है, आपको देख सकते हैं कि भाई साहब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की कहानी अगर एग्जेम्प्ट वाली पूरी कैटेगरी में कहीं पे आ रही है तो फिर वो एग्जेम्प्ट होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ऑन दी अदर हैंड आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं कि ट्रांजेक्शन टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल कब होगा? इफ इट इज नॉट गेटिंग कवर्ड अंडर दी एग्जेम्पशन एंट्री, तो फिर वो टैक्सेबल तो होगा डेफिनेटली। 95 के अंदर टैक्सेबल हो सकता है। अगर ईसीओ वाले प्रोविजंस हिट हो जाते हैं तो फिर ईसीओ को टैक्स पे करना होगा। बट अगर ईसीओ वाले प्रोविजंस हिट नहीं होते तो सीधा सीधा 91 में जाएगा, एफसीएम लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर को टैक्स पे करना होगा। बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए कभी भी 93 प्रोविजंस हिट नहीं होते। ही है। इसी के साथ आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की पूरी जानकारी दे दी मैंने। अब इसके बाद में आप एग्जेम्पशन की पूरी लड़ी को समझ लीजिए जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के रिस्पेक्ट में दी गई है। बात करते हैं पहले पॉइंट की। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, अगर ये 5 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर इनसे आप करोगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, उस सर्विस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है। पहले मैं एग्जेम्पशन की बात कर देता हूँ। कुछ जगहों पर टैक्सेबिलिटी है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले एग्जेम्पशन सुनो। अगर आप रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहे हो तो एग्जेम्प्ट है। दूसरा, मेट्रो, मोनोरेल, ट्रैमवे से ट्रांसपोर्टेशन करोगे तो भी एग्जेम्प्ट है। इनलाइन वाटरवेज के केस में भी एग्जेम्प्ट है। चौथा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन अ वेसल फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर प्लेस इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर ही मूवमेंट कर रहे हो, वेसल में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहे हो तो एग्जेम्प्ट है। और फिफ्थ है मीटर्ड कैब, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा। ये 5 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इनसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस पे जीएसटी नहीं लगता। बट कुछ केसेस टैक्सेबल होते हैं, वो मैं बता देता हूँ। रेलवेज के अंदर अगर आप फर्स्ट क्लास या एसी कोच में ट्रांसपोर्टेशन करोगे तो वो टैक्सेबल होगा। पॉइंट डी के अंदर, अगर कोई ऐसी वेसल है विच इज प्रीडोमिनेटली फॉर टूरिज्म पर्पस, उस वेसल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर करना ये टैक्सेबल होगा। देखो ये क्यों होता है। वेसल क्या हो, वेसल अगर वेसल ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं है, वो टूरिज्म पर्पस के लिए, अब उसके अंदर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो पैसेंजर, आपको
उससे फर्क नहीं पड़ता। वेसल का पर्पस देखा जाता है, वेसल की जो मूवमेंट हो रही है वो टूरिज्म पर्पस के लिए मूवमेंट हो रही है। उस वेसल की जितनी भी टिकट्स होंगी सारी टिकट्स के ऊपर जीएसटी लगेगा, सारी टिकट्स टैक्सेबल होंगी टूरिज्म पर्पस वाली वेसल। पॉइंट ई की बात करें तो मीटर कैब, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा की सर्विस वैसे तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन अगर ये ईसीओ प्लेटफॉर्म के थ्रू सर्विस दी जाती है तो ये भी टैक्सेबल होगा। तो मैंने आपको 3 केसेस बता दिए टैक्सेबिलिटी के, बाकी तो यूजुअली एग्जाम्प्ट होता है। नीचे एक सर्कुलर आया, वो सर्कुलर में प्राइवेट फेरी की बात की गई है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे जाने के लिए प्राइवेट फेरी से उसको लोगों को वहां पे लेके जाते लेके आते, टू एंड फ्रो वाला मूवमेंट प्राइवेट फेरी से होता है। अब इसकी एग्जाम्पशन के रिस्पेक्ट में सर्कुलर आया, क्या ये प्राइवेट फेरी से मूवमेंट कर रहे हैं लोगों को, पैसेंजर को लेके जा रहे हैं, क्या एग्जाम्प्ट होगा कि नहीं होगा? आंसर इज यस, डेफिनेटली होगा। देखो वेसल से अगर आप मूवमेंट कर रहे हो या किसी नॉर्मल बोर्ड से भी कर रहे हो, वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर प्लेस इन इंडिया, इसकी ट्रांसपोर्टेशन पे जीएसटी तो एग्जाम्प्ट ही है। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये उठ रहा था कि वो जो फेरी है वो प्राइवेटली ओन्ड है, इट इज नॉट ओन्ड बाय अ गवर्नमेंट एंटिटी। तो क्या हो गया, उससे कितना फर्क पड़ता है? यहाँ पे इन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया कि जरूरी नहीं है कि वो जो फेरी है वो गवर्नमेंट ओन्ड होनी चाहिए, वो प्राइवेटली ओन्ड होगी तो भी चलेगा, नॉन गवर्नमेंट एंटिटी ने उसको मतलब खरीद के यूज कर रहे हैं तो भी चलेगा। यहाँ पे जो ऊपर वर्ड्स हैं पॉइंट नंबर डी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो पीएसयू है वो वेसल पीएसयू की होनी चाहिए या फिर इट शुड बी ओन्ड बाय पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब ये नहीं है, इन्होंने क्लियर करके बोला पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि वो वेसल चाहे कोई भी ओन करे, गवर्नमेंट ओन करे या फिर नॉन गवर्नमेंट पर्सन ओन करे, बट वो पब्लिक को, जनरल पब्लिक को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलाउ करना चाहिए। अगर ऐसा अलाउ करेगा तो उसकी जो भी मूवमेंट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। ये सर्कुलर छोटा सा था, मैंने क्लियर करके बता दिया। अब आगे पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 के लिए आपको समझना होगा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, अगर आप ये 3 कैटेगरीज में है, 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से करते हो तो उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 1 है एयरवेज से। अगर आप एयरवेज से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर करते हो, देखो जनरली तो वो टैक्सेबल होता है, अपने दिमाग में ये बात डाल दो। एग्जेम्पशन होने के लिए 2 कंडीशन है, वो दोनों की दोनों कंडीशन अगर कंप्लाई होंगी तो ही एग्जेम्पशन मिलेगा। पहली कंडीशन, अगर कोई पर्सन एयरवेज से ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है एंड कुछ नॉन स्पेसिफाइड लोकेशन है, उन लोकेशन पे या तो वो उतर रहा है या फिर चढ़ रहा है, ही इज टर्मिनेटिंग या फिर एम्बार्किंग फ्रॉम दैट लोकेशन ऑफ द एयरपोर्ट, एंड उस पर्सन की जो टिकट है वो इकोनॉमिक क्लास की टिकट है, तो उन लोकेशन पे या तो वो चढ़ रहा है, उतर रहा है और उसकी टिकट जो है वो इकोनॉमिक क्लास की टिकट है, तो उस पर्सन की टिकट पे जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट। तो दोनों कंडीशन कंप्लाई होनी चाहिए। अगर कोई और लोकेशन पे चढ़ रहा है, उतर रहा है, तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, वो 9 लोकेशन ही होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर बिजनेस क्लास की टिकट है तो भी नहीं चलेगा, इकोनॉमिक क्लास की टिकट ही होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अब आपको वो 9 लोकेशंस बता देता हूं, यहाँ पे आ जाओ, स्क्रीन के इस तरफ से देख लो। पैसेंजर एम्बार्किंग और टर्मिनेटिंग फ्रॉम और इन एन एयरपोर्ट विच आर लोकेटेड इन द फॉलोइंग 9 लोकेशंस। मस्ताना वाले स्टेट्स में आपको पढ़ाता रहता हूँ बार बार, ये वो मस्ताना वाले स्टेट्स यहाँ पे आ जाएंगे। और लास्ट में आता है एक बागडोगरा विच इज लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल। एम से 3 हो जाते हैं, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, उसके बाद असम, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। तो यहाँ पे एक भी, ये 8 स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट्स है, यहाँ पे भी कोई पर्सन चढ़ रहा है, उतर रहा है। और वेस्ट बंगाल पूरे स्टेट के अंदर नहीं, उसके अंदर एक ही लोकेशन है बागडोगरा। ये 9 लोकेशन पे या तो चढ़ रहा है या उतर रहा है और उसकी टिकट है इकोनॉमिक क्लास की टिकट है, तो उसकी जीएसटी एयरवेज की टिकट पे जीएसटी एग्जाम्प्ट रहेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, पॉइंट नंबर 2 आपको बता देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के बारे में। अगर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहा है, तो क्या वो एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा? देखो, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस पे एग्जेम्पशन होने के लिए आपको 4 बातों का ध्यान देना चाहिए। पहली बात, वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज नॉन एसी होनी चाहिए, एसी वाली होगी तो टैक्स लग जाएगा, चलो ठीक है, मान लिया कि वो नॉन एसी है। दूसरी बात, वो रेडियो टैक्सी नहीं होनी चाहिए, अगर वो रेडियो टैक्सी होगी तो टैक्स लग जाएगा, चलो ठीक है, मान लिया कि वो रेडियो टैक्सी भी नहीं है। तीसरी बात, वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज ऐसी होनी चाहिए विच इज नॉट फॉर टूरिज्म कंडक्टेड टू चार्टर या हायर, वो प्योरली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए होनी चाहिए। अगर वो टूरिज्म वगैरह पर्पस के लिए होगी तो टैक्स लग जाएगा, चलो ठीक है, मान लिया कि वो टूरिज्म कंडक्टेड टू चार्टर हायर के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए। चौथी बात, ये अगर नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर भी रहे हैं तो ये सर्विस डायरेक्टली होनी चाहिए, ईसीओ प्लेटफॉर्म के थ्रू नहीं होनी चाहिए। अगर ईसीओ के थ्रू होगी तो भी सर्विस, तो भी उस पर टैक्स लग जाएगा। ठीक है, तो ये चारों कंडीशंस कंप्लाई होंगी तो ही एग्जेम्पशन मिलेगा। ये बात मैंने आपको अब बता देता हूं। उसके बाद पॉइंट सी भी देख लो एक बार के लिए, स्टेज कैरेज में भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन एग्जेम्पशन के लिए आपको 2 बातों का ध्यान देना है। पहली बात तो वो स्टेज कैरेज नॉन एसी होना चाहिए, एसी होगा तो टैक्स लग जाएगा, चलो ठीक है, मान लिया कि वो नॉन एसी है। दूसरी बात, वो स्टेज कैरेज ईसीओ प्लेटफॉर्म के थ्रू सर्विस नहीं देना चाहिए, अगर ईसीओ के थ्रू सर्विस देगा तो भी टैक्स लग जाएगा। तो इन शॉर्ट ये दोनों चीजों का ध्यान रखोगे तो ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। ये चेकलिस्ट आपके दिमाग में, यहाँ पे दिमाग में फिक्र रखो,
फिक्स रखो। ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर के लिए मैंने आपको दो बता दिए कि जिस 9 लोकेशन पे चढ़ रहा है उतर रहा है और उसकी टिकट इकोनॉमिक क्लास की होनी चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के लिए मैंने आपको 4 बातें बताई है, वो चारों बातें आपको दिख रही है। नॉन एसी होना चाहिए, रेडियो टैक्सी नहीं होना चाहिए, टूरिज्म कंडक्टेड टूर चार्टर के लिए नहीं होना चाहिए और ईसीओ के थ्रू अपनी सर्विस नहीं देना चाहिए। तो उस कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर की सर्विस एग्जेम्प्ट रहेगी। बात करें स्टेज कैरेज की, तो दो चीजें चेक करना, वो नॉन एसी होना चाहिए और अपनी सर्विस ईसीओ के थ्रू नहीं दे रहा है, क्योंकि आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। ये अपना पॉइंट नंबर 2 हो गया बिल्कुल आसानी से। अब इसके बाद में आपको एक पॉइंट दिखेगा, यहाँ पे एक सर्कुलर है, वो सर्कुलर में कुछ बातें क्लियर की मैं बता देता हूँ आपको। अगर कोई एंटिटी है उसने अपने एम्प्लॉइज को ट्रांसपोर्टेशन करना है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, लेकिन अपने एम्प्लॉइज की ट्रांसपोर्टेशन करवाने के लिए उसने किसी पर्सन से रेंट पे मोटर व्हीकल ले ली और वो मोटर व्हीकल रेंट पे ले ली कुछ फिक्स पीरियड के लिए और बाद में डेली अपने एम्प्लॉइज को टू एंड फ्रो मूवमेंट कराता है, तो क्या इसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बोलेंगे? क्योंकि ये तो अपने एम्प्लॉइज को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस दे रहा है, क्या इसको एग्जाम कर सकते हैं? तो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली बोला कि अगर एंटिटी की बात करें तो एंटिटी ने किसी पर्सन से रेंटिंग पे मोटर व्हीकल लिए और वो भी फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अगर आप फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी से मोटर व्हीकल लेते हो तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर नहीं होता, ये रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस होती है। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहे हैं। तो इन्होंने क्लियरली बोला कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए इसको कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एंड इनफैक्ट रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के लिए यहाँ पे तो कोई अमेंडमेंट नहीं है, यहाँ पे तो कोई यहाँ पे एग्जेम्पशन नहीं है। आगे हायरिंग का एक पॉइंट आएगा, वो मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे एक बात समझो, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का ट्रांजेक्शन नहीं है और इसके ऊपर कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, ये उन्होंने क्लियर किया होगा। देखो, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल ये एक अलग सर्विस है, अलग ट्रांजेक्शन है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर ये अलग है। सर्कुलर में यही बात है कि अगर कोई कंपनी ने रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल ली है, यहाँ पे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल ऐसी होती है जहाँ पे वो हायर की जाती है फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 2 महीने के लिए, जो भी एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए ले लिया। और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो किसी फिक्स रूट पे नहीं होती, फिक्स शेड्यूल पे नहीं होती। मैंने एक कार ले ली हायरिंग पे और वो 10 दिन के लिए ली। अब मैं पूना जाऊं या कश्मीर जाऊं, कोई भी रूट पे जाऊं, कैसे भी जाऊं, कोई भी शेड्यूल पे रात को 2 बजे चला जाऊं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस की बात करें तो यहाँ पे जो हायरिंग की जाती है, मतलब हम किसी चलो कैब में भी जाते हैं, बस में भी जाते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक जर्नी के लिए होता है। मेरे को मुंबई से पूना, बस दैट्स इट, वो पूना शॉर्ट ड्रॉप कर देगा, काम पे तो मुद्दा। दूसरी बात, वो एक स्पेसिफाइड रूट पे और स्पेसिफाइड शेड्यूल पे जाएगा। मान लो मुझे पूना जाना है और मुंबई से बस चलती है शिवनेरी बसेस, लेकिन ये स्पेसिफाइड रूट से जाएगा। मैं जो बोलूंगा वो रूट से थोड़ा जाएगा, ये एक रूट से जाएगा और ये एक टाइम से जाएगा। मान लो 7 बजे की बस है तो वो 7 बजे निकल जाएगी, मेरे लिए थोड़ा रुकेंगे। तो ये अगर आपको किसी केस में दिखता है तो ये एग्जाम्प्ट है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। अगर बाकी सारी चीजें कंपेयर होते हैं, वो नॉन एसी है, ईसीओ के थ्रू नहीं हुआ है, ऑल दैट थिंग, तब तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का ट्रांजेक्शन टैक्सेबल होता है। आप रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल करके ये तो नहीं बोल सकते कि मेरे को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का एग्जेम्पशन चाहिए। इस सर्कुलर में यही बात हुई है। मैं आपको बता दूं सर्कुलर में क्या हुआ है। सर्कुलर का जो केस है वो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का है, लेकिन उनको बेनिफिट ये वाला चाहिए। क्या एग्जेम्पशन मिलेगा? नहीं भाई, ये अलग चीज है, ये तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए एग्जेम्पशन है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के लिए कोई एग्जेम्पशन ही नहीं है, यहाँ पे टैक्सेबल होगा। अब देखो एक बात, अगर कोई कंपनी है उन्होंने रेंटिंग मोटर व्हीकल ले लिया है और अपने एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम, मतलब घर से ऑफिस और ऑफिस से घर को ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, क्या ये एग्जाम रहेगा? आंसर इज नो। उन्होंने रेंट पे ली है गाड़ी, तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का ट्रांजेक्शन तो टैक्सेबल होता है। जहां पे आगे एग्जाम होगा मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे ये वाला ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर वाला एग्जाम्पशन मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब ये सर्कुलर आप मेरी बैकग्राउंड नॉलेज के साथ में जब रीड करोगे आपको पता समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा था हायरिंग ऑफ व्हीकल के बारे में, ठीक है? तो ये सर्कुलर उस पॉइंट से समझ लेना, आपको रीड करोगे अब पूरा क्रिस्टल क्लियर समझ में। अब आपको एक पॉइंट नंबर 3 दिखेगा। ये पॉइंट नंबर 3 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के रिस्पेक्ट में है। कोई एयरलाइंस यूजुअली देती है सर्विस गवर्नमेंट को। देखो, नया नया एयरपोर्ट खुलता है, आरसीएस एयरपोर्ट, उस एयरपोर्ट पे मूवमेंट कम होती है तो गवर्नमेंट एयरलाइंस को बोलती है कि यहाँ पे फ्लाइट्स लैंड कराओ, फ्लाइट्स मूवमेंट कराओ। तो अगर एयरलाइंस कंपनी यहाँ पे लैंड करती है फ्लाइट्स को और गवर्नमेंट को सर्विस देती है, क्योंकि गवर्नमेंट के कहने पे यहाँ पे फ्लाइट्स को लैंड करा रहे हैं, टेक ऑफ करा रहे हैं। अब अगर उनको कोई भी लॉस हो जाता है तो गवर्नमेंट बोलती है आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस हमको दे रहे हो ना, हम ही को दे रहे हो ना, हमारे कहने पे उतार रहे हो, हम आपको दे देंगे वायबिलिटी गैप फंडिंग। जितना भी लॉस होगा आपको वायबिलिटी गैप फंडिंग के नाम पे पैसा दे देंगे। ये अमाउंट पे जीएसटी नहीं लगता। वायबिलिटी गैप फंडिंग ये सर्विस दी गवर्नमेंट को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की, और गवर्नमेंट ने उसको कंसिडरेशन दिया वायबिलिटी गैप फंडिंग। इस अमाउंट पे जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन इसका एग्जेम्पशन आपको सिर्फ 3 साल के लिए मिलता है। वो आरसीएस एयरपोर्ट जिस दिन से अपनी ऑपरेशंस को कमेंस करता है वहां से 3 साल तक ही इस चीज का बेनिफिट मिलता है। उसके बाद में जो भी सर्विसेज वो गवर्नमेंट को देते हैं और बदले में वायबिलिटी गैप फंडिंग का अमाउंट आता है, उसके बाद में टैक्स लग जाएगा, ठीक है? ये ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर यहाँ पे खत्म हुआ। उसके बाद देखते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन गुड्स, ठीक है?